जय हिंद, नमस्कार सभी को। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच फिर एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स। दोस्तों, ये जो कोर्स है, इस कोर्स को मैं इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि ये आपको केवल यूपी टीजीटी पीजीटी ही नहीं बल्कि केवीएस एनवीएस जी ट्रिपल एस बी और बाकी के जो हमारे स्टेट कॉमर्स एग्ज़ाम होते हैं पीजीटी लेवल पर, उन सभी एग्ज़ाम्स में भी आपको साइमल्टेनियसली उतनी ही हेल्प करेगा जितनी आपको यूपी टीजीटी पीजीटी में। हमारा मोटिव है कि बच्चा एक बार स्टडी करे, एक बार नोट्स बनाए और उसके बाद केवल वो रिवीजन करे उन एग्ज़ाम्स को देने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवीएस के लिए वो अलग से तैयारी कर रहा है, एनवीएस के लिए वो अलग से तैयारी कर रहा है, डी ट्रिपल एस बी के लिए वो अलग से तैयारी कर रहा है। तो अभी उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे उस पर काम चलता रहेगा और वो चीज़ें आप तक आती रहेंगी। ठीक है, अभी हमारा जो फोकस है वो मैक्सिमम जो टीजीटी पीजीटी कॉमर्स हैं उनसे रिलेटेड है, क्योंकि उसकी जो फॉर्म्स हैं वो भरे जा चुके हैं। डेट्स अनाउंस होनी थी लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है, तो एक्सपेक्टेड है लगभग जनवरी या फरवरी तक उनकी डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी, है ना। तो अभी हमारा मेन फोकस उसी पर है, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक पुराने जो हमारे वीडियोस डले हैं फर्स्ट चैप्टर के, जहाँ पर हमने अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में हर एक टॉपिक डिटेल्ड में डिस्कस किया है ना, हर एक टॉपिक को डिटेल्ड में डिस्कस किया है, तो उसी डिस्कशन से कुछ एमसीक्यूज हैं जो आज हम लेकर के आ रहे हैं, जो आपके साथ सॉल्व किए जाएंगे और हर एक एमसीक्यू को आपके साथ डिटेल्ड में डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, अगर आज आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ करके पहले आप वो जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो 5 लेक्चर्स हैं आप उन्हें देखिए, ताकि आपको कंटेंट मिल सके और आप इन एमसीक्यू को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, देखिए हमारा सीधा सीधा सा मोटिव है बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस, हमें बेसिक से शुरू करना है और हमें उसका एडवांस वर्जन बनना है ना। और ये कब होगा? जब हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी। तो बेसिक नॉलेज, हमारा बेस तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर आज का। और हमारा पहला क्वेश्चन, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग, पुस्तपालन, पुस्तपालन का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग ऑफ business transaction in the books of accounts, taking all steps from recording of transaction in the books of original entries to preparation of financial accounts, preparing of financial accounts, taking all steps after preparation of final accounts। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्तपालन। तो पुस्तपालन का क्या मतलब होता है? पुस्तपालन का क्या मतलब होता है? खातों की पुस्तकों में व्यावसायिक लेन देन का लेखा, मूल प्रविष्टियों की पुस्तकों में लेन देन के लेखा से लेकर अंतिम खातों की तैयारी करना, अंतिम खाते तैयार करना या अंतिम खातों की तैयारी के बाद सभी कदम उठाना। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है, देखिए, प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स तो हो नहीं सकता क्योंकि ये समराइजिंग में जाता है और ये अकाउंटिंग का पार्ट है। टेकिंग ऑल स्टेप्स आफ्टर प्रिपरेशन, ये भी हमारा अकाउंटिंग का पार्ट बन जाता है, जिसमें हम कम्युनिकेटिंग, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। तो ये तो दोनों ऑप्शन वैसे गए, देखिए अगर, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन गए, अब बचे ये दोनों ऑप्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टेकिंग ऑल स्टेप्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इसको कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें यही पता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही हमने क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? तो अभी आप ये देखिए, एक तो आपका ये गलत हो गया, एक आपका ये गलत हो गया, एक आपका ये गलत हो गया। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका कलर चेंज करें क्या? ज़रूरत रहेगी? दिखेगा नहीं, ये नहीं दिखा अभी, ये यही वाला सही है ना। Steps recording of transaction in the books of original entry to preparation of final accounts। क्लियर है? क्यों? अब ये भी समझ लीजिए कि इसका ये आंसर सही क्यों है, इसका ये आंसर सही क्यों है। देखिए, पुस्तपालन में, बुक कीपिंग में हम दो चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। एक तो जर्नल और उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है लेजर।
और ये दोनों हमारी किसके पार्ट है? बुक कीपिंग के। तो सिर्फ ओरिजिनल एंट्री को ही लिख लेना बुक कीपिंग नहीं कहलाता है, बल्कि उसे ओरिजिनल एंट्री से पोस्टिंग कर देना भी बुक कीपिंग कहलाता है, ताकि इनकी हेल्प से हम क्या प्रिपेयर कर सकें? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सके। सो द सेकेंड आंसर इज द करेक्ट। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। क्लियर है? तो हिंदी में मूल प्रविष्टियों की पुस्तकों में लेन देन के लेखा से लेकर अंतिम खातों की तैयारी तक, अंतिम खाते बनाने तक नहीं, अंतिम खातों की तैयारी तक सभी कदम उठाना क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स, लेखांकन प्रारंभ होता है। लेखांकन प्रारंभ कब होता है? देखिए मैंने 3 चीजें आपको बताई थी। सबसे पहले आता है बुक कीपिंग। क्या आता है सबसे पहले? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद आता है आपका अकाउंटिंग। ये मैंने बताया था लेक्चर्स में, जो हमने पहला वाला चैप्टर किया था। उसके बाद आता है ऑडिटिंग। तो पहला, दूसरा और फिर तीसरा, ये इसी क्रम में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, ये तो गलत हो गया। वेयर बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड एट ऑल, तो ये तो संभव ही नहीं है। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, और उस ये है वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पर हमारी जो पुस्तपालन है वो क्या हो जाता है? हमारा समाप्त हो जाता है। क्लियर है? चलिए, जहां बही खाता समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन इज अ फर्नीचर डीलर। मोहन क्या है? एक फर्नीचर घलर नहीं है, ये विक्रेता। इसको विक्रेता कर लेना। मोहन कौन है? एक फर्नीचर विक्रेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक, तो उसकी किताबों में क्या नहीं लिखा जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा उसकी पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा? ये करेक्शन है, किया जाएगा। तो इनमें से कौन सा उसकी पुस्तकों में नहीं लिखा जाएगा? तो डाइनिंग टेबल ऑफ ₹30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड, परचेज ऑफ, टिक हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है टिक से। डाइनिंग टेबल ऑफ ₹30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड, परचेज ऑफ टिम्बर ऑफ 70,000। तो परचेज ऑफ टिम्बर, अगर वो फर्नीचर का विक्रेता है और वो फर्नीचर ही क्या कर रहा है? खरीद रहा है, तो ये तो वो रिकॉर्ड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? दूसरा क्या है? सोफा सेट वर्थ 55,000 टेकन टू हिज हाउस। सोफा सेट वर्थ ₹55,000 टेकन टू हिज हाउस, इसको भी क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? और डाइनिंग टेबल ऑफ 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड, तो क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 12,000, जो घर का सामान है, घरेलू सामान है, उसको बेचना। अब देखिए ये तीनों क्यों रिकॉर्ड किए जाएंगे? डाइनिंग टेबल वो अपने फ्रेंड को दे रहा है गिफ्ट में, ड्राइंग हो गया, आहरण। परचेज ऑफ टिम्बर, गुड्स परचेज हो गया। सोफा सेट वर्थ 50,000 टेकन टू हिज आउट, ड्राइंग हो गया। और ड्राइंग का लेखा तो किया जाता है, और जो परचेज है उसका भी लेखा किया जाता है। तो लेखा किसका नहीं किया जाएगा? जो उसने घरेलू सामान है उसको अगर वो बेच रहा है तो उसका लेखा व्यापार की पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया? विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इनमें से क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? क्लियर है हमारी बात? चलिए फोर्थ क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस पर्टेन्स टू, किसी उद्यम के वित्तीय विवरणों में प्रदान की गई जानकारी किससे संबंधित होती है? बिजनेस एंटरप्राइजेस, द नेशन एज अ होल, द इंडस्ट्री एज अ होल, या प्रोप्राइटर। आप जो व्यापार में है ना, व्यापार में जो भी आप अपने जो बही खाते हैं या जो अपनी पुस्तकें हैं उसमें जो भी आप लेन देन करते हैं उसमें किन बातों या किन विवरणों को लिखित किया जाता है, या उन पुस्तकों में किन बातों को लिखा जाता है, वो या वो किससे जुड़ी हुई होती हैं। तो वो
व्यावसायिक उद्यम से जुड़ी हुई होती हैं, पूरे देश के रूप में होती हैं, या एक पूरे, ये एक है ना, एक पूरे उद्योग के रूप में होती हैं, या मालिक की होती हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो प्रोपराइटर अपनी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन तो उसमें लिखता नहीं है ना, ना ही वो पूरी इंडस्ट्री की बात करता है, और वह ना ही किसकी बात कर रहा है, पूरे नेशन की बात करता है। तो ये किसकी बात करता है, ये बात करता है बिजनेस एंटरप्राइजेस की। तो द करेक्ट आंसर विल बी बिजनेस एंटरप्राइजेस, दे विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए आगे। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड on facts and it's verifiable by documents then it is the quality of। यदि लेखांकन जानकारी तथ्यों पर आधारित हो, फैक्ट्स पर, या दस्तावेजों द्वारा सत्यापित हो, वेरिफिएबल हो, प्रमाणित हो, तो इसमें गुणवत्ता होती है किसकी, समझने की क्षमता की, प्रासंगिकता की, तुलनात्मकता की, या विश्वसनीयता की। मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, कंपैरेटिबिलिटी और रिलायबिलिटी। देखिए अगर फैक्ट और वेरिफिएबल है तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उन्हें कितना बेहतर समझते हैं। तो बहुत, अगर आपको जानकारी नहीं होगी, थोड़ी बहुत जानकारी नहीं होगी, तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, चाहे वो कितने ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, है ना। दूसरा क्या है, रिलेवेंस, प्रासंगिकता। वेरिफिएबल और फैक्ट का प्रासंगिकता से कोई लेना देना नहीं है ना। तीसरा क्या, कंपैरेटिबिलिटी। आप फैक्ट्स को क्या कंपेयर करोगे, ये डिपेंड होता है किस पर, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। क्यों, क्योंकि वेरिफिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, सत्यापित। और अगर कोई चीज सत्यापित है तो आप सत्यापित किसको करोगे, फैक्ट्स को, कि क्या जो ये फैक्ट है, ये जो तथ्य है, क्या ये सही है या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी लेखा पुस्तकों में जिन भी बातों का जिक्र किया है, क्या वे व्यवहारिक रूप से प्रमाणित या सत्यापित है या नहीं है। मतलब वो वेरीफिएबल है या नहीं है। अगर वो वेरीफिएबल है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कैसी हैं, रिलायबल है। तो द करेक्ट आंसर विल बी विश्वसनीयता। चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा हमारा जो होता है सबफील्ड है, अकाउंटिंग का सबफील्ड नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। वित्तीय लेखा, बही खाता, प्रबंध लेखा या लागत लेखा। अब आप एक चीज समझिए, सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब वित्तीय लेखा, प्रबंध लेखा और लागत लेखा। आप कोई मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है, ये ब्रांचेस हैं, क्या है ये, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें केवल एक ही चीज बचती है, क्या, बुक कीपिंग, बही खाता। क्लियर है, ये इसको पुस्तपालन भी कह देते हैं। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट में बी मैन्युपुलेटेड। मैन्युपुलेटेड का मतलब क्या होता है, हेर फेर कर देना। मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर में, देखिए मैक्सिमम इसमें से वही वही सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपसे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे। और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको केवल और केवल वही इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिलेवेंट है, और वो चीज़ आपके समझ में भी आ जाए। खाली इन्फॉर्मेशन दूंगा ही नहीं, उसको समझाऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूंगा डिटेल्ड में, बिल्कुल। एक जैसे नए बच्चों को करते हैं ना, कॉमर्स के नए बच्चों को करते हैं, जैसे मैं, कोई नया बच्चा आता है कि सर कॉमर्स हमारा फील्ड तो है नहीं, तो हमें कॉमर्स पढ़ना है, तो मैं उसको इतना बेसिक ले जाता हूँ कि उसकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, क्योंकि कॉमर्स हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। लेन देन, व्यापार, खरीदना बेचना, पैसा लेना, पैसा देना, ये सब हमारे डेली के काम है। बस इन्हें सिस्टमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, क्या ये आर्ट है, और लोगों को इसको कैसे कम्युनिकेट करना है, ये साइंस है। बस यही हमारी अकाउंट्स है, यही तो अकाउंट्स है। अब इसको कैसे करना है, कैसे करते हैं, तो वो एक प्रश्न है ना। लेकिन कॉमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, आप क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने पीजीटी टीजीटी के लिए, कॉमर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है,
तो जाहिर सी बात है आपने बीकॉम एमकॉम बीएड किया हुआ होगा कॉमर्स से, है ना, तभी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जाहिर सी बात है आपने कॉमर्स तो पढ़ी ही है, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो वो काम करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। आप खाली क्या करो, आप नोट्स बनाओ, पढ़ो, वीडियोस देखो, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाओ, बस बात खत्म हो गई। और हाँ, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाओ है, तो अगर इतने से सब्सक्राइबर रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। मेरे को मोटिवेशन नहीं आने का, इंतवाज़्म नहीं आने का है। जैसे तुम लोगों को इंतवाज़्म आता है ना, कुछ भी चीज़ करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, तो तुम लोग मेरा मोटिवेशन हो। तुम लोगों से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई अब मुझे बच्चों के लिए और ज़्यादा बेहतर करना है। हालांकि मैं 100% दे रहा हूँ, हो सकता है तब मैं 200% देने लग जाऊँगा, है ना। चलिए आ जाइए। अकाउंट्स में हेरफेर कहाँ पर संभव है, कौन कर सकता है, वो विषय है। इसका क्या मतलब है कि लिमिटेशन बतानी है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंट्स में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट्स इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, लेखांकन पूरी तरह से सटीक नहीं है, लेखांकन से विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, लेखांकन मूल्य स्तर परिवर्तनों को अनदेखा करता है, लेखांकन गुणात्मक तत्वों की उपेक्षा करता है। ठीक, तो अब मुझे इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट, अकाउंटिंग में ये सारी की सारी हमारी लिमिटेशन है, इनमें से कोई सी भी ऐसी नहीं है जो हमारी लिमिटेशन नहीं है, सभी लिमिटेशन है। फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होते, ये भी सही है। अकाउंटिंग में लीड विंडो ड्रेसिंग, ये भी सही है। अकाउंटिंग नॉट प्राइस लेवल चेंज, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट लगता है वो क्या लगता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों, हिस्टोरिकल कॉस्ट की वजह से। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ऐतिहासिक मूल्य, लागत सिद्धांत जो है। अकाउंटिंग आर नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये भी बात बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें केवल और केवल कौन सी टर्म्स लिखी जाती हैं, क्वांटिटेटिव। कौन सी टर्म्स लिखी जाती है, क्वांटिटेटिव, मतलब मूल्य मापन वाली, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मूल्य मापन कर सकते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं। तो इसका और विंडो ड्रेस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए, मैन्युपुलेटेड, हेर फेर करना। मैंने आपको बताया था कि हेर फेर करने का मतलब क्या होता है। हेर फेर करने का मतलब होता है कि व्यक्ति अपना लाभ अधिक दिखाने के लिए या अपना लाभ कम दिखाने के लिए अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है, विंडो ड्रेसिंग। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा कोई मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख करके, दैट विंडो ड्रेसिंग इज, जो विंडो ड्रेसिंग है हमारा, है ना, ये जो विंडो ड्रेसिंग होता है ये किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से इग्नोर किया जाता है। मतलब विंडो ड्रेसिंग इज नॉट पॉसिबल बाय विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, 7th का कमेंट फटाफट से। विंडो ड्रेसिंग क्लियर है, अभी अभी के अभी, तुरंत, तत्काल, अभी के अभी, क्योंकि ये वाला आगे डिस्कस होगा, डिस्कस सारे होंगे, लेकिन इसीलिए बोल रहा हूँ अभी के अभी डालो। पता है कि नहीं पता है, पता चलना चाहिए। और ये भी पता चलेगा कि आप वीडियोस को सही से देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, फुल पूरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, या खाली क्वेश्चन आया आंसर देगा, क्वेश्चन आया आंसर देगा। गलती मत करना। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट फटाफट 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना स्पीड कर लेंगे, फटाफट फटाफट 10-10 सेकंड के गैप लेते रहेंगे और फटाफट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, क्वेश्चन को समझ करके आंसर करना है, तभी तो क्वेश्चन करोगे। बच्चे यही सारी गलतियां तो कर देते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन बदल दिया तो फिर क्या कर लोगे भाई साहब, क्वेश्चन बदल दिया तो फिर क्या कर लोगे आप, आंसर्स चेंज हो गए फिर क्या कर लेंगे आप। क्वेश्चन समझ करके आंसर समझोगे तो आपको उनके अंदर की भी बातें पता चलेंगी और बहुत सारी चीज़ें और पता चलेंगी, और आपको क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है वो भी पता चलेगा। चलिए, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का मतलब होता है क्षय। वेस्टिंग का मतलब होता है क्षय, बर्बाद की जगह क्षय कर लेना। बर्बाद कुछ नहीं करते। क्षय का मतलब होता है जैसे खान, जैसे माइंस हो गई, पेटेंट्स हो गए, ऑयल वॉल्स हो गए, तो समय के साथ साथ इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है ना, मतलब इनकी जो अवेलेबिलिटी है ना, वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे खान है, कोयले की खान है ना, कोयल माइंस है, तो जैसे जैसे आप उसमें से कोयला निकालते रहोगे तो उसमें से कोयला क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, है ना। जैसे आपने
देखा होगा ना, जगह जगह ईंट के भट्टे, जहाँ पर ईंटें बनती हैं, ब्रिक्स बनती हैं, तो जो ईंट के भट्टे होते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो एक पूरा एरिया ले लेते हैं और वहाँ से वो मिट्टी खोदने लग जाते हैं। जो आपने इसे ना, इसे आपने रॉयल्टी वगैरह में पढ़ा होगा, किस में पढ़ा होगा, रॉयल्टी वगैरह में, तो उसके अगेंस्ट रॉयल्टी दी जाती है, मिनिमम रेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें, है ना। अब ये मत कहने लगना कि सर ये कब पढ़ाओगे, ये बाद में जब आएगा टॉपिक, ये तभी पढ़ा। देखिए टॉपिक 1 to 1 कराया जाएगा, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझ करके एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जितना टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उतना तो आ जाए, सारा सिलेबस एक साथ कर लोगे कुछ नहीं आएगा, क्या फायदा होगा। 6 संपत्ति को क्षय करना क्या होता है, या 6 संपत्ति कौन कौन सी हो सकती है, माइंस, पेटेंट, ऑयल वॉल्स, खान, पेटेंट, तेल के कुएं, सभी। द आंसर विल बी सभी। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्लियर है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कहीं इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर इसका आंसर आपने इन 3 में से कोई एक दे दिया और ये सभी नहीं दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, है ना। मतलब ये सभी ही आंसर देना है। कई बच्चों को लगता है कि ये 3 तो थे तो हमने पेटेंट कर दिया तो वो भी तो होता ही होता है, नहीं होता तो है, लेकिन ये दोनों भी होते हैं और ऑप्शन में ये सभी दिया हुआ है। चलिए, गुड्स मीन्स माल, माल का क्या अर्थ है, कॉमोडिटीज टू बी बॉट फॉर सेल, कॉमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड, कॉमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, या ऑल ऑफ द अबव। माल का अर्थ क्या है, बिक्री के लिए, बिक्री के लिए, खरीदी जाने वाली वस्तु, खरीदी जाने वाली वस्तु लेकिन बेची नहीं जानी चाहिए, चाहिए। देखिए थोड़े से एरर आपको मिल सकते हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा। संपत्ति के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तु या उपरोक्त सभी। देखिए माल का क्या अर्थ होता है, गुड्स का क्या मतलब होता है व्यापार में, व्यापार में गुड्स का मतलब होता है द गुड्स विच यू बॉट फॉर रिसेल। आपने किसी भी चीज़ को खरीदा है ताकि आप उसको क्या कर सके, बेच सके और लाभ कमा सकें। तो इसका मतलब ये कि ना बेचने वाली बात तो होगी ही नहीं, और अगर हम उसका एसेट से यूज़ कर रहे तो वो हमारी संपत्ति बन जाएगी, गुड्स नहीं रहेगा। और अगर ये दोनों कट गए तो इसका कोई रीज़न नहीं रह जाता, तो एक ही आंसर बच रहा है आपका। देखिए कितनी आसानी से एमसीक्यू हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रेवेन्यू और एक होते हैं कैपिटल। इससे रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे आगे। रेवेन्यू मैं आपको बता देता हूँ, रेवेन्यू की जो लाइफ होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है या इक्वल टू 1 ईयर होती है, लेस देन 1 ईयर और इक्वल टू 1 ईयर। और कैपिटल जो होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा होते हैं, 1 साल से ज़्यादा। तो अब मुझे बताइए, वेजेस पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। दूसरा क्या है, वेजेस पेड फॉर वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ बिल्डिंग, या वेजेस पेड फॉर क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग। अब मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए हिंदी में। इसको भवन की मरम्मत के लिए लिए है ये, भुगतान की गई मजदूरी, भवन के सफेद धुलाई के लिए, ओहो, भुगतान की जाने वाली मजदूरी भवन निर्माण के लिए, भुगतान की गई मजदूरी भवन की सफाई के लिए, भुगतान की जाने वाली मजदूरी। बताइए 10th का क्या होगा। अब आपको सभी लग रहे होंगे, वाइट वॉश भी रहते ही है। देखिए वाइट वॉश जनरली हम हर साल कराते हैं, दिवाली पे तो कराते हैं, ये तो हर साल होने वाला है। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अभी देखेंगे। क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग, अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी होगी आपके पास, गाड़ी को आप उसकी धुलाई के लिए लेके जाते होंगे या धोते होंगे, या जो नहीं धोते होंगे वो लेकर के जाते होंगे, है ना। जो वो लेकर के जाते होंगे तो वो क्या 10-10, 15-15 सालों में लेकर के जाते हो, नहीं ना, कभी महीने में, हफ्ते भर में, 15 दिन में लेकर के जाता है। तो ये क्या है हमारा, रेवेन्यू के कैपिटल है, रेवेन्यू है ये, तो ये भी नहीं होगा। वेजेस पेड फॉर, इसको अभी देखेंगे तो ये भी कट गया हमारा। वेजेस पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, अगर आपका घर है, आपके घर में कहीं पर एक छोटी सी दीवार बननी है, या आप छोड़ो, या कोई भी मरम्मत होनी है हल्की फुल्की, खुटपुट होनी है ना, या जैसे आपका पाइप टूट गया, उस पाइप की मरम्मत होनी है, तो ये तो घर छोटे मोटे जो खर्चे हैं ये तो लगे रहते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, रेवेन्यू। तो इसमें एक चीज़ बची, कौन सी चीज़ बची साहब, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
क्या बचा? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्लियर है ना? क्या बचा बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या है? क्योंकि भवन का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? भवन का निर्माण। तो जब हम भवन का निर्माण करवाते हैं ना, तो उसके लिए हम कभी कभी करवाते हैं, हर रोज भवन का निर्माण या हर महीने भवन का निर्माण नहीं कराते। तो करेक्ट आंसर विल बी दिस। चलिए आगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय मैन, मेड बाय लॉ या नन ऑफ द अबव। लेखा सिद्धांत जो हैं वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, कानून द्वारा निर्मित है या कोई नहीं। देखिए, कानून तो बना नहीं सकता, मनुष्य और कोई नहीं का कोई मतलब ही नहीं बन रहा हमारा यहाँ पे। सरकार द्वारा भी नहीं बनाया जाता, ये बनाए जाते हैं मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा। मतलब जो लोग हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात नहीं चल रही है, यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्टडी, उनके बेसिस पर क्या करते हैं? सिद्धांत बनाते हैं। तो इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी मेड बाय मैन, मानव द्वारा निर्मित। चलिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। मैंने आपको लेक्चर में, शायद 4th लेक्चर था, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा एक्ट प्रेस्क्राइब करता है कि हमें जो अपने खाते हैं वो इस डेट से इस डेट तक बनाने चाहिए। तो उसका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। देखो, आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि क्या होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, दिवाली से दिवाली। देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी भी डेट को बना सकते हैं। भारत में तो अलग अलग तिथियों पर जो खाते हैं उनको बनाया जाता है, लेकिन आयकर अधिनियम जो इनकम टैक्स है वो इसके बारे में क्या कहता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। हमें यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना है, आयकर नियम। तो आयकर में दिवाली तो दिवाली का कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रोविजन नहीं है। 1 जुलाई टू 30 जून का कोई प्रोविजन नहीं है। फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 दिसंबर का कोई प्रोविजन नहीं है। केवल एक प्रोविजन है, वो क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि ये जो क्वेश्चंस आपने अभी तक किए हैं ये आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इसका जवाब मुझे दो, है ना, कि ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। चलिए बताइए, आगे बढ़ते हैं अभी तुरंत फटाफट से। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोहरी पहलू अवधारणा, है ना, दोहरी पहलू अवधारणा के अनुसार डबल एंट्री सिस्टम होता है ना, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस में आए हुए हैं। लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रणाली को कहा जाता है डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल बुक सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव। डबल दोहरा खाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, या दोहरा पुस्तक प्रणाली। बताइए, या सभी? रिकॉर्ड करने, लेखा करने की प्रणाली की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? लेखा करने की। और एंट्री को क्या कहते हैं? लेखा करना। तो खाता प्रणाली का कोई मतलब नहीं रह जाता, बुक का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर विल बी दिस। चलिए, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस, या रियल वैल्यू। वसूली योग्य मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, या इन दोनों में से जो कम है, या उसके वास्तविक मूल्य पर। देखिए, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग टू बियर सम लॉस, आज मुझे ये लग रहा है कि मुझे व्यापार में कुछ हानि हो सकती है, तो उसको मैं अभी के अभी रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन प्रॉफिट को मैं तब तक रिकॉर्ड नहीं करूँगा जब तक कि वो मुझे हो नहीं जाएगा। मतलब जैसे सपोज करो ये पेन है, इस पेन को मैंने सोचा कि इस पेन पर मुझे हानि हो सकती है, ये अभी मैंने बेचा नहीं है, बस मैं केवल सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है
कि इस पर मुझे हानि हो सकती है ना। तो जब मुझे इस पर हानि हो सकती है, मैंने सोचा है, तो इसको मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूँगा कि ओ भाई इन फ्यूचर मुझे क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो उसको अभी से रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम उसके बारे में क्या कर सकें, काम कर सकें, ताकि हमें लॉस से रिकवरी हो जाए। बात समझ में आ गई। इसीलिए दूसरी बात क्या है, जैसे इसको अब इस तरह से समझो कि अगर आपको लग रहा है कि आपको 5 साल बाद किसी को पेमेंट करना है ना, आपकी एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई, आपका एक दायित्व क्रिएट हो गया कि आपको 2 साल बाद 3 साल बाद क्या करना है, एक बड़ा अमाउंट पे करना है। तो आप क्या करोगे, आप अभी से उसको क्या कर लोगे, तैयार करना शुरू कर लोगे कि हाँ भाई पैसे का अरेंजमेंट कैसे करना है। लेकिन अगर आपको ये लगेगा ना कि फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है, तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं रुक जा यार, पहले फ़ायदा होने दो। पता चला ज़्यादा एक्साइटमेंट में हमारी नज़र लग गई और फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी जगह नुकसान हो गया। तो ये बेसिक साइकोलॉजी है ना। तो यही चीज़ देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन बनाता है, मैनमेड बनाता है। ये मैनमेड ही है कि हम कभी भी नुकसान को तो तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हम कभी भी जो फ़ायदा होता है उसको केवल तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो फ़ायदे में बदल जाता है। अब जैसे ये पेन है, ये पेन है, सपोज करो इसका प्राइस मान लेते हैं 150 रुपये है। अब ये 150 रुपये का पेन है जो मुझे बेचना है, ठीक है। तो ये जो पेन मुझे बेचना है, अगर मुझे लग रहा है कि ये 120 का बिकेगा तो 30 रुपये का नुकसान मैं आज ही लिख लूंगा। और अगर मुझे लग रहा है कि 150 का पेन मैं 170 में बेच सकता हूँ, कितने में बेच सकता हूँ, 170 में मैं बेच सकता हूँ, तो ये जो 20 रुपये का फायदा हो रहा है ना, ये मैं आज ही रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये मैं कब रिकॉर्ड करूंगा, जब मैं इस पेन को बेच दूंगा उस दिन, पैसा मिले नहीं मिले, लेकिन अगर मैंने इसको बेच दिया तो मैं उसको लिख लूंगा। क्लियर है। चलिए विच तो अब आंसर तो पता ही चल गया होगा, रियलाइजेबल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट प्राइस का कोई मतलब नहीं है, रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, तो द आंसर विल बी जो कम है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, वापस से यही आ गया, रूढ़िवाद की सिद्धांत किसके अनुसार, ये लिख हो गया सब में लिए, है ना। प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, रिकॉर्डिंग इज मेड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खराब और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान किया गया है, मूल्यह्रास परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है, रिकॉर्डिंग बकाया खर्चों से बना है, और उपरोक्त सभी। मेरे आपसे कुछ सवाल है इस क्वेश्चन में। देखिए एक सवाल, एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करा देगा। देखिए ऑल ऑफ द अबव तो मैं हटा रहा हूं पहले, मेरा मोटिव है डिस्कशन करना। ऑल ऑफ द अबव तो हटा दिया, चलो क्यों हटा दिया अब मैं बता देता हूं। आप मुझे बताइए कि विच कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड व्हेन वी डेप्रिसिएट एनी एसेट। जब हम परिसंपत्तियों पर या संपत्ति पर हिरास लगाते हैं तो किस सिद्धांत की या किस अवधारणा के अनुसार सिद्धांत को लगाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए तो दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, दूसरा ये तो नहीं होने वाला, खत्म, टाटा बाय बाय। आउटस्टैंडिंग जो होता है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, एक्रूअल, उपार्जित। कौन सा होता है, उपार्जित। ये भी कट गया, तो समझ गए ना ऑल ऑफ द अबव क्यों कटा था। तो 1 2 3 3 कट गए। ये क्या होता है साहब, ये होता है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान मतलब, अब आप समझो, आप हो, ये आप हो और ये एक व्यक्ति है, और ये आपका कौन है, देनदार। कौन है ये आपका, देनदार। आपने इसको माल बेचा है 50,000 का, और आप सोच रहे हो कि ये 50,000 के 50,000 का पेमेंट नहीं करेगा, इस पे मुझे डाउट है कि ये सारा पेमेंट नहीं करेगा, ये लगभग लगभग 30,000 रुपये तक का ही पेमेंट डालेगा, और 20,000 का मुझे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अभी हुआ तो नहीं है, या हो गया, नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है, हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। तो हो सकता है, मैंने सोच लिया नुकसान हो सकता है, तो मैंने उसको क्या करा, उस पर अभी से एक्शन लिया, और उसके लिए मैंने एक प्रावधान बना दिया। इसी को कहा जाता है प्रोविजन। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। जैसे जब हम बाइक पर जाते हैं, है ना, तो जब हम बाइक पर जाते हैं, स्कूटी पर जाते हैं, तो हम हेलमेट पहन करके जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें डर होता है हमारे नुकसान होने का। अभी कोई ये कहे कि आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन हम फिर भी पहनते हैं, क्यों, ताकि हम उस नुकसान से बच सके। तो हमारा मेन मोटिव है नुकसान से बचना। अगर हमें लग रहा है कि नुकसान हो सकता है,
तो भाई रिस्क क्यों लेना, उसको अभी आज ही इसी वक्त तुरंत लिख लो या उस पर काम करना शुरू कर दो। हमें पता है फरवरी या जनवरी तक एग्जाम होंगे, जनवरी फरवरी में थोड़ी पढ़ेंगे, अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ने लग जाओ, नोट्स बनाओ। चलिए क्लियर हो गया। सवाल क्या था, याद है ना, तुरंत कमेंट कीजिए तुरंत। किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत डेप्रिसिएशन लगाया जाता है? कमेंट, 2 क्वेश्चंस कमेंट करने के लिए कहे हैं मैंने आपको। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, अभी डिस्कस करा था बिल्कुल अभी। उपार्जन अवधारणा किस पर आधारित है? मैचिंग, डुअल एस्पेक्ट, कॉस्ट एस्पेक्ट, गोइंग कंसर्न। मिलान की अवधारणा, दोहरी पहली अवधारणा, लागत अवधारणा या चिंता की अवधारणा? चिंता, गोइंग कंसर्न नहीं, चिंता नहीं आएगा यहाँ पे। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है सतत चलन, सतत चलन की अवधारणा मतलब बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, है ना, सतत लंबे समय तक, लगातार, लगातार क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। बिजनेस आने वाले कुछ 1-2 साल में ही समाप्त नहीं होगा, वो आगे चलता रहेगा, उसको कहा जाता है। तो एक्रूअल का करेक्ट आंसर क्या है मुझे बताओ? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, देखिए डुअल एस्पेक्ट का तो कोई मतलब नहीं बनता। कॉस्ट, जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसका प्रिंसिपल है, ये अलग है ना। गोइंग कंसर्न, इसमें तो व्यापारी और बिजनेस दोनों को अलग अलग कंसिडर कर लिया जाता है ना। क्लियर है। अच्छा मुझे इसमें एक क्वेश्चन का और आंसर दो कि व्यापार द्वारा व्यापारी से लिया गया धन व्यापार के लिए क्या कहलाता है? मतलब जो व्यापारी, जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं, और वो किस साइड लिखा जाता है, एंड विच साइड इट इज रिकॉर्डेड। तो ये 2 आंसर मुझे फटाफट से करके दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी तुरंत कमेंट बॉक्स खोलो और फटाफट से दोनों आंसर लिखो कॉमा लगा करके। तो पहले का आंसर कॉमा और दूसरे का आंसर कॉमा, खत्म, फटाफट तुरंत आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा। क्लियर। इसीलिए हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। क्लियर है, ताकि हम सही सही खाते या सही लाभ या हानि को ज्ञात कर सकें। ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर वी लेस इज यूज फॉर द, अभी किया करंट एसेट, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो ये फिक्स्ड एसेट्स में तो ह्रास लगता है, और ये किस वैल्यू पर दिखाया जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक मूल्य। करंट एसेट्स क्या होता है हमारा? वर्तमान संपत्ति, चालू संपत्ति। क्या बोला जाता है इसको? चालू संपत्ति। इसका भी कोई लेना देना नहीं है। और तो जब ये कट गया तो ये भी कट गया, तो हमारे पास केवल क्या बचा? ये गया, ये गया, ये गया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया। तो द करेक्ट आंसर विल बी दिस, ये वाला। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। अभी क्वेश्चन पूछा था पहले मैंने, जिसका कमेंट में आंसर करने के लिए कहा था। निम्नलिखित में से किस विंडो ड्रेसिंग के कारण प्रतिबंधित है? किसके कारण विंडो ड्रेसिंग प्रतिबंधित है? निम्नलिखित में से किसके कारण विंडो ड्रेसिंग क्या है? प्रतिबंधित है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। स्थिरता की समामेलन, लेखा अवधि अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण का सम्मेलन या धन मापन अवधारणा। तो मनी मेजरमेंट गलत हो गया, कंसिस्टेंसी गलत हो गया, अकाउंटिंग पीरियड गलत हो गया। तो द करेक्ट आंसर विल बी फुल डिस्क्लोजर। क्योंकि व्यापार, फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जो हमारे व्यापारिक लेन देन है, जो हमारे
व्यापारिक लेन देन है, वो सभी लेन देनों का लेखा किसमें लिखना चाहिए? किसमें लिखना चाहिए? पुस्तकों में लिखना चाहिए। और अगर आप पुस्तकों में हर एक लेखे को लिखोगे, हर एक लेन देन को लिखोगे, तो इसका मतलब आप उनके साथ कोई भी हेरा फेरी नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो द करेक्ट आंसर विल बी है। लेखावधि की अवधारणा 1 साल की होती है। अभी हमने पढ़ा था 1 अप्रैल से 31 मार्च। इनकम टैक्स में कहा गया था स्थिरता का मतलब होता है फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होने चाहिए। मतलब जो आप मेथड यूज कर रहे हैं, जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स मेंटेन करने की, आपको उसे साल दर साल क्या करना है? फॉलो करना है। तो क्या आप उसे नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? जब ICAI कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज होता है, कोर्ट का आदेश होता है, या आप कुछ साल के बाद उसे चेंज कर सकते हैं। धन मापन अवधारणा का मतलब क्या होता है? आप केवल व्यापार में और व्यापारिक पुस्तकों में केवल उन्हीं खातों में, व्यापारिक पुस्तकों की जो व्यापारिक पुस्तकों के जो खाते हैं उनमें केवल उन्हीं लेखों का विवरण दोगे जिन्हें आप किस में लिख सकते हो? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में। क्लियर है? धन मापन में। तो करेक्ट आंसर विल बी पूर्ण प्रकटीकरण। ठीक है? क्या पूर्ण? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है आपका, देखो यहीं पर, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वॉयलेटेड विंडो ड्रेसिंग? कौन सी अवधारणा विंडो ड्रेसिंग को क्या करती है? प्रभावित करती है या उसको निषेध करती है? बताइए फटाफट से, कमेंट तुरंत। अरे यार मैं भी तो कर रहा हूं, तुम भी करो, प्रैक्टिस तभी तो होगी। एवरीथिंग इज अ फॉर्म, एवरीथिंग अ फॉर्म owns, it is also owes to out, sorry, everything is a form owns, it also owes out to somebody. This is explained by which concept? एक फर्म के पास जो कुछ भी होता है वह किसी ना किसी का बकाया होता है। एक फर्म के पास जो कुछ भी होता है वह किसी ना किसी का बकाया होता है। मतलब अगर मैंने फर्म को पैसा दिया तो मेरा बकाया ही तो हुआ, है ना? या मैंने फर्म को माल बेचा तो मेरा फर्म पर क्या हुआ? बकाया हुआ। तो फर्म के पास क्या है? माल है, और मेरा उस पर क्या है? बकाया है। तो ये किस अवधारणा द्वारा समझाया गया है? बताइए फटाफट से, कौन सी अवधारणा है? क्वेश्चन नंबर 19, डुअल एस्पेक्ट, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड। दोहरी पहलू, चिंता का विषय। ओहो, गोइंग कंसर्न चिंता का विषय नहीं होता है, ये सतत चलन की अवधारणा होती है, सतत चलन। चलिए, धन मापन या लेखावधि। तो लेखावधि तो कोई लेना देना है ही नहीं। एक फर्म के पास जो कुछ भी है वो किसी ना किसी का बकाया है, एक्रूड है, किसी ना किसी का। जो मेरे पास है वो किसी ना किसी का क्या है? बकाया। अगर किसी व्यक्ति से मैंने माल खरीदा है तो मुझे उसे उसका पेमेंट करना पड़ेगा। दो लोग, इंटर ट्रांजेक्शन हो रही है, दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो धन मापन तो होगा ही होगा, वो तो एक अलग विषय हो गया। सतत चलने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास बच्चे केवल एक ही आंसर बचता है, दोहरा लेखा। चलिए आगे, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है आकस्मिक देनदारियां। आकस्मिक देनदारियां जो अचानक से हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। हमें पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन सडनली अब आ गई तो आ गई, क्या कर सकते हैं? आपके ऊपर आपने सोचा थोड़ी था कि आपका चालान कट जाएगा, बट कट गया, है ना? जब हाईवे पर जाते हैं तो उसमें स्कैनर्स लगे होते हैं ना, तो वो आपकी स्पीड को क्या करते रहते हैं? ट्रेस करते रहते हैं। जैसे ही आपने ओवर स्पीड करा, आपका चालान कटा और आपके पास मेल आया। आपने सोचा थोड़ी था कि ऐसा होगा, बट हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो जो ऐसी, तो आप क्या कर रहे हो? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो अभी हुई नहीं है बट एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है, तो उसको हम किनके अनुसार पुस्तकों में लेखा करते हैं? डुअल एस्पेक्ट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी और गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो वैसे ही गया चालू व्यापार की अवधारणा। भौतिकता का सम्मेलन, भौतिकता का सम्मेलन, मटेरियलिटी नहीं, नहीं भाई, मटेरियलिटी का इससे क्या लेना देना? वैसे आप मुझे बताओ मटेरियलिटी का क्या होता है, जरा बताना मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये फुल डिस्क्लोजर ही तो है ना, यही करेक्ट आंसर है। डुअल एस्पेक्ट, इसका कोई लेना देना नहीं है। दो लोग थोड़े। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं
किसकी वजह से? फुल डिस्क्लोजर की वजह से। अब मुझे एक बात और बताइए, जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है ये कहां पर शो होती है और कैसे शो की जाती है? समझ रहे हो ना, कहां पर शो की जाती है और कैसे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है? कमेंट, इसका भी कमेंट देखिए, कितने सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऐसी कमेंट कमेंट करके कह दिए हैं, और कितने इन्हीं क्वेश्चंस में कितने सारे क्वेश्चंस और मैंने डिस्कस कर दिए हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल्ड में ऐसे ही तो डिस्कस किया जाता है यार। द कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैलकुलेटर, देखा ना, छोटू सा कैलकुलेटर और कुछ बड़े भी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर समझ गए ना, टिक 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 टिक। तो द कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस। यार एक बात बताओ, एसेट्स हमारी कौन सी होती हैं? एसेट्स तो हमारी वो होती है ना जो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, जैसे पेन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वट एवर बी दैट, है ना। तो कैलकुलेटर भी तो बहुत टाइम तक चलता है ना, 1 साल से तो ज़्यादा ही चलता होगा, ठीक है। लेकिन फिर हम इसको आर नॉट शोन एज एन एसेट, फिर हम इसको संपत्ति क्यों नहीं बताते? मतलब कैलकुलेटर को हम संपत्ति क्यों नहीं कह रहे? वो तो बड़ा खर्चा है ना, नहीं छोटा खर्चा है, लेकिन वो तो चलेगा बहुत ज़्यादा। हाँ, यही करेक्ट आंसर है। बातों बातों में सर कह ही दिया आपने कि वो छोटा खर्चा है। तो क्योंकि वो छोटा खर्चा है, स्मॉल एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको किस में रिकॉर्ड नहीं करते? एसेट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसका मतलब सर एसेट्स में हम किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं? मैं नहीं बता रहा, 3 क्वालिटीज़ हैं जिन जिन चीज़ों को हम, एग्जाम्पल नहीं दे रहे, वो 3 क्वालिटीज़ बताइए जो किसी भी एसेट को डिस्क्राइब करती हैं। फटाफट से कमेंट करो। टेस्ट ही टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट दो, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप मोबाइल बेस्ड टेस्ट दे लो यार, कौन सी आफत आ गई? तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट में से सब कॉन्सेप्ट निकालो। सबको सब वाला पढ़ा था ना, जिसमें तीनों के तीनों हमारे क्या ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग दे रखे थे और एक दिख घुसा रखा था उसमें बुक कीपिंग। चलो, कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस एंड नॉट शोन एज एन एसेट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी ड्यू टू, किसकी वजह से? मटेरियलिटी, मैचिंग, पैरियोडिसिटी या कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। भौतिकता की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, आवधिकता की अवधारणा मतलब अवधि की अवधारणा, पूर्व प्रकटीकरण का सम्मेलन। तो बेटा फुल डिस्क्लोजर यहाँ कुछ रिप्रेजेंट करने की तो बात हो नहीं रही है, पीरियड की यहाँ बात हो नहीं रही है, तो ये दोनों तो टट्टा बाय बाय। अब बचे मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या आप प्रॉफिट और रेवेन्यू कुछ लॉस वगैरह मैच कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे, हटा दो तुरंत। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो मेजर है, और जो माइनर माइनर सी ट्रांजेक्शन है ना उसको मिसलीनियस एक्सपेंसेस दिखा दो यार, एक साथ करके दिखा दो, और इसी ही के लिए पिटी कैश बुक बनाया जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे आ जाइए। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कमेंट में पूछा था, पता नहीं आपने कमेंट किया है कि नहीं किया है, करना जरूर, मजाक की बात नहीं है। अब चेक करो आपका सही है नहीं है। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट? परिसंपत्तियों, अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास प्रदान करना निम्नलिखित सिद्धांतों और अवधारणाओं में से किसके अनुसार होता है? गोइंग कंसर्न, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी, चालू व्यापार की अवधारणा, मिलान की अवधारणा या भौतिकता? बताइए फटाफट से। आंसर विल बी क्या होगा? देखिए, आप डेप्रिसिएशन लगाते हो मतलब ह्रास लगाते हो, क्यों लगाते हो? क्योंकि आपको पता है आपकी जो संपत्ति है वो कई वर्षों तक क्या होती रहेगी? चलती रहेगी, मैनी ईयर्स। तो आप ये जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद, जैसे 10 साल के बाद आपकी उस संपत्ति का मूल्य क्या होगा, तो इसलिए क्या लगाया जाता है? ह्रास। तो इसका मतलब यह है कि गोइंग कंसर्न तो इसमें होगा ही होगा, 101% होगा। क्लियर है? दूसरी चीज इसमें क्या है? दूसरी चीज इसमें यह है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्यों है? बेटा आपको लाभ हुआ, आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। अब आप हानि क्या करना चाहते हो? देखना चाहते हो। आपने लाभ देख लिया, अब आप हानि देखना चाहते हो कि इस साल मुझे कितनी हानि हुई। और मुझे एक बात बताओ, क्या ह्रास हानि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट भी है, मटेरियलिटी नहीं है ये मटेरियलिटी नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। ए आ गया आंसर। ये कैसे होगा?
चलिए, फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज, लेखांकन प्रक्रिया में पहला कदम है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग टू लेजर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मूल प्रविष्टि का पुस्तकों में लेखा करना, लेजर में उसको हस्तांतरित करना, लेन देन की पहचान करना, परीक्षण शेष की तैयारी करना। परीक्षण शेष की जगह होता है तलपट, इसको तलपट कहते हैं, इसको तलपट से याद रखो। परीक्षण शेष तो शायद नहीं पता चल पाएगा आपको। तलपट, तलपट क्या बताता है हमें? लेजर्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट और नोट। लेन देन की पहचान, मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना। देखिए ज़्यादातर बच्चे कभी कभी जल्दी के चक्कर में ना ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बीच में होते हैं, तो बच्चा क्वेश्चंस का उसका सीक्वेंस बन रहा होता है, वो फटाफट 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 क्वेश्चन कर रहा होता है, अचानक से क्वेश्चन आ गया लेखांकन प्रक्रिया में पहला कदम पुस्तकों में लेखा करना। अरे वाह, करेक्ट आंसर, बिना पढ़े, बिना पढ़े। ये होता है, ये वो बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस पता है कैसे करते हैं? क्वेश्चन पढ़ा आंसर देगा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर देगा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करते हो? लेन देन की पहचान करते हो। तो द करेक्ट आंसर विल बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले पहचान करोगे, फिर उसे मनी में मेजर करोगे और फिर उसे पुस्तकों में लेखा करोगे। ये है प्रोसेस, ध्यान रखना। अंडर द कंपनीज एक्ट ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू। कंपनी अधिनियम के तहत सभी कंपनियों को निम्नलिखित के अनुसार अपने खातों को बनाए रखना चाहिए या बनाए रखना आवश्यक होता है। बनाए रखना नगद आधार, उपार्जन आधार, या तो नगद या उपार्जन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी कौन सा होगा? देखिए कैश बेसिस पर कोई कंपनी नहीं चल सकती, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ही नहीं है। नन ऑफ द अबव इसमें होगा नहीं, तो एक ही आपका बचा एक्रूअल बेसिस, उपार्जन। क्लियर कहानी? चलिए, इसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्म्युलेटेड बाय। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए वहां पर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करी थी शुरू में, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी वहां पर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की थी, यहाँ पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने वाला कौन है? प्लानिंग कमीशन, कंपनीज एक्ट, ICSI या ICAI। जो लेखा मानक है किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ओहो, इसमें ये शायद है ही नहीं। योजना आयोग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनी अधिनियम या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान। कंपनी सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं है, कंपनी अधिनियम का कोई लेना देना नहीं है, योजना आयोग इसके लिए थोड़ी बना हुआ है। तो इसके लिए क्या बना हुआ है? अब मुझे कमेंट बॉक्स में वापस से दोबारा से आंसर करो दैट ICAI कब इस्टेब्लिश हुआ था? पहला। दूसरा, किस ईयर में हुआ था? तीसरा, सबऑर्डिनेट बोर्ड बताइए, सबऑर्डिनेट, इसका सबऑर्डिनेट बोर्ड कौन सा है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करता है? और इस सबऑर्डिनेट बोर्ड की एस्टैब्लिश कब किया गया था? फटाफट चार क्वेश्चन है ये आपके। ICAI कब स्टैब्लिश हुआ, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ये हमारा ICAI है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, इसका कौन सा सब बोर्ड है या इसका कौन सा उपविभाग है जो इस काम को करता है और उस उपविभाग को कब बनाया गया? एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो पांचवा। जो बोर्ड है इसका सबऑर्डिनेट बोर्ड है जो एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करता है और फिर ICAI को भेजता है, उसका पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा था बताइए? और वो किस ईयर में दिया था उसने? फटाफट लिखो, अगर रिकॉल नहीं हो रहे ना तो पेपर पे लिखो और लिखो, आंसर लिखो। ये क्वेश्चंस मैंने जान के नहीं डाले, ये क्वेश्चंस मैंने जान के नहीं डाले। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चंस आप खुद से करो, सेल्फ असेसमेंट करो इन क्वेश्चन का, ताकि आपको एक इंफॉर्मेशन खुद से भी चेक हो सके और आप जब उसको पढ़ोगे तो ये जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं ना ये सारे आपके वापस से रिवाइज हो जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं आपको, ये वीडियो देखना दोबारा से,
और जब जब जहाँ जहाँ मैंने जो जो क्वेश्चन पूछा है ना, बिना देखे बिना चीटिंग करे उसका कमेंट में डालना और फिर चेक करना कि हमारा 100% जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए इसी से हमें पता चलेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी है, हमारी प्रिपरेशन कितनी है। क्लियर है? चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है इसका। विच इक्वेशन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? एसेट इज इक्वल टू एल, देखिए ए इज इक्वल टू एल प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस एल इज इक्वल टू ए माइनस सी, या ए इज इक्वल टू एल माइनस सी। समझ में आ गया? संपत्ति इज इक्वल टू, संपत्ति बराबर देनदारी प्लस पूंजी। देनदारी का मतलब होता है दायित्व, यहाँ पर दायित्व कर लो देनदारी की जगह। देनदारी को किससे? दायित्व से। पूंजी प्लस दायित्व, ये लो। संपत्ति माइनस दायित्व, परिसंपत्ति माइनस पूंजी, और दायित्व माइनस पूंजी। करेक्ट आंसर बताइए। चलिए देखिए इसकी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बता देता हूँ आपको। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा कई बार ना कैपिटल को एक और नाम से लिख देते हैं, कहीं तो आपको कैपिटल लिख जाएगा और कहीं आपको इक्विटी भी मिल जाएगा, तो परेशान मत होना। या ऑनर फंड। तो अगर मुझे इसमें सी निकालना है तो इसका मतलब ये ए माइनस एल इज इक्वल टू सी। तो कैपिटल का सूत्र तो ये तो सही है हमारा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। कैपिटल का एसेट माइनस लायबिलिटी है क्या? ये भी सही है। अब अच्छा लायबिलिटीज अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एल इज इक्वल टू एसेट में से कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी सही है। लेकिन ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। तो यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक हमारे जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सब हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। और आप मुझे बताइए कि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, रेलेवेंट हैं या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताइए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।